मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही अजीब और बड़ा सा रूम जिसके फ्लोर पर कई छोटे छोटे गोल सर्कल बने होते हैं। हर एक सर्कल के अंदर एक एक इंसान खड़ा होता है। टोटल 50 लोग। सब लोग बिल्कुल मोशनलेस हैं, जैसे किसी ने उन्हें कंट्रोल करके कठपुतली की तरह बेहोश हालत में खड़ा कर दिया हो। लेकिन अचानक उन सब में से एक महिला को सबसे पहले होश आ जाता है। जैसे ही वो आंख खोलती है, वो खुद को एक बहुत ही डरावनी और अनजान जगह पर बंधा हुआ देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसे बिल्कुल याद नहीं होता कि वो यहाँ कैसे पहुंची या किसने उसे यहाँ लाया। वह पूरी तरह कंफ्यूज और पैनिक में आ जाती है। डर के मारे वो आसपास के बाकी लोगों को जगाने की कोशिश करती है, जोर जोर से उन्हें बुलाती है, लेकिन किसी की भी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्योंकि बाकी सब लोग अभी भी गहरी बेहोशी में पड़े होते हैं। ये सब देखकर वो महिला बुरी तरह घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है। पैनिक में आकर वो बिना सोचे समझे अपने सर्कल से एक कदम बाहर निकलकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, अचानक एक तेज और अलार्म की आवाज गूंज उठती है और तुरंत पूरे रूम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। इस अचानक चेंज से वो और भी ज्यादा डर जाती है। घबराहट में वो अपने पास खड़े एक और इंसान को सिर्फ हल्का सा टच करके जगाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ भी वही सेम घटना दोबारा हो जाती है। जैसे ही वो किसी को टच करती है, तुरंत फिर से जोर से अलार्म बज उठता है। अब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि यहाँ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ना तो अपने सर्कल से बाहर निकलना अलाउड है और ना ही किसी दूसरे इंसान को टच करना। लेकिन उस तेज और लगातार बजते अलार्म की वजह से धीरे धीरे रूम के बाकी 49 लोगों को भी होश आना शुरू हो जाता है। जैसे ही सब लोग अपनी आंखें खोलते हैं, वो इस पूरे अजीब सेटअप को देखकर डर के मारे एकदम से घबरा जाते हैं। सब कंफ्यूज, पैनिक और शॉक में आ जाते हैं। तभी सबकी नज़र रूम के बिल्कुल बीच में रखे एक मिस्टीरियस डोम स्ट्रक्चर की तरफ जाती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि यह चीज यहाँ क्यों है या इसका पर्पस क्या हो सकता है। सब लोग बस उसको देखते रह जाते हैं। और इसी बीच एक नया लड़की को होश आते ही वो बहुत ज्यादा डर के मारे वहां से भागकर बचने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो अपने सर्कल से एक कदम बाहर रखती है, अचानक उस मिस्टीरियस डोम से एक बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है जो उसे तुरंत मार देता है। सब लोग अपनी आंखों के सामने इतनी भयंकर मौत देखकर पूरी तरह घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि किसी भी हाल में अपने सर्कल से बाहर नहीं निकलना है। इसके कुछ ही देर बाद पूरे रूम की लाइट्स एक बार फिर अचानक चालू हो जाती हैं। जैसे ही यह होता है, एक और इंसान जो अभी भी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहा होता, वो घबराहट में वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन रिजल्ट फिर वही होता है। डोम से आने वाले पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से उसकी भी तुरंत मौत हो जाती है। हमें और भी पता चलता है कि उन 50 लोगों में एक पुलिस ऑफिसर भी उसी रूम में ट्रैप्ड है। ठीक उसी वक्त पूरे रूम में एक स्ट्रेंज सा बीप साउंड गूंज उठता है और सब लोग शॉक में आ जाते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तब होती है जब वो देखते हैं कि पहले मरे हुए लड़की का डेड बॉडी बिना किसी इंसान के टच के अचानक फ्लो से गायब हो जाता है। ये देखकर सब और ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन असली झटका तब आता है जब वो लोग देखते हैं कि जो लड़का अब तक सबको वार्निंग दे रहा था, उसे अचानक बिना किसी क्लियर रीजन के डोम से आने वाले इलेक्ट्रिक शॉक के थ्रू मार दिया जाता है और वो भी तुरंत मर जाता है। कोई भी रूल ब्रेक ना करने के बाद भी जब ये सब लोग एक के बाद एक मौत देखते हैं तो पूरा कमरा पैनिक में चला जाता है। इसी कंफ्यूजन और डर के बीच एक कैप पहना हुआ लड़का नोटिस करता है कि वो अपने हाथ के मदद से फ्लो पर बने लाइट्स या एरोज को कंट्रोल कर पा रहा है। अपनी बात को कंफर्म करने के लिए वो जानबूझकर एक लाइट को एक लड़की की तरफ पॉइंट करता है और तुरंत ही डोम से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक निकलता है जो उस लड़की को भी मार देता है। सिर्फ एक सिंपल एक्सपेरिमेंट की वजह से सबके सामने एक और जान चली जाती है और अब सबको समझ आ जाता है कि इस मौत का कंट्रोल किसी और के पास नहीं बल्कि उनके अपने हाथ में ही है। इसी तरह धीरे धीरे इस गेम का असली और सबसे खौफनाक सच सबके सामने आना शुरू हो जाता है। हर कुछ देर बाद एक नर्वस कर देने वाली बीप साउंड गूंजती है और काउंटडाउन खत्म होते ही एक और इंसान की जान चली जाती है। इस एक्सट्रीम पैनिक और कंफ्यूजन के बीच वहां मौजूद एक प्रेग्नेंट महिला पूरी सिचुएशन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करती है। कुछ ही देर में वो इस डेडली सिस्टम का पैटर्न समझ लेती है और जोर से सबको बताती है कि यहाँ कोई भी अपने आप नहीं मर रहा। असल में सब लोग अपने हाथ के जेस्चर से लाइट्स को कंट्रोल करके अनजाने में एक दूसरे को वोट दे रहे हैं और जिस इंसान की तरफ सबसे ज्यादा लाइट्स यानी वोट्स होते हैं, काउंटडाउन खत्म होते ही बीच में मौजूद डोम उसे तुरंत इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देता है। ये सच जानने के बाद उनमें से एक आदमी के दिमाग में एक स्मार्ट आइडिया आता है। वो सबको कहता है कि जब हर हाल में किसी ना किसी को वोट देना ही है तो क्यों ना सब मिलकर मरे हुए लोगों की डेड बॉडीज की तरफ अपनी लाइट्स पॉइंट करें। उसका मानना था कि इससे इलेक्ट्रिक शॉक डेड बॉडी को लगेगा और कोई जिंदा इंसान नहीं मरेगा। ये प्लान सुनकर सबको लगता है कि शायद इसी तरह वो इस डेडली गेम को हरा सकते हैं, इसलिए सब उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन जैसे ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है, उनकी सारी उम्मीदें एक ही पल में टूट जाती हैं।
सबके सामने उन्हीं के बीच का एक जिंदा इंसान अचानक इलेक्ट्रिक शॉक से मर जाता है, जबकि उसे किसी ने वोट भी नहीं दिया होता। तब सबको समझ आ जाता है कि डेड बॉडीज को वोट देकर इस सिस्टम को बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इसलिए अब उनके पास बचने का और कोई रास्ता नहीं बचता। वो सब मिलकर फैसला करते हैं कि अब कोई किसी को वोट नहीं देगा। ये बात मानकर सब लोग अपने हाथ नीचे करके चुपचाप खड़े रहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद फिर से वो बीप साउंड बजना शुरू हो जाता है, और इस बार एक और अजीब चीज होती है। सबके सामने वाली लाइट्स अचानक लाल से सफेद हो जाती हैं और फिर अपने आप एक दूसरे की तरफ पॉइंट करने लगती हैं। ये देखकर सब लोग डर के मारे जम जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बार शायद डोम सबको एक साथ मार देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। काउंटडाउन खत्म होते ही डोम नीचे से एक रैंडम इंसान को सेलेक्ट करता है और उसे मार देता है। मतलब गेम का रूल बिल्कुल क्लियर था, अगर कोई किसी को वोट नहीं देगा तो हर राउंड सिस्टम खुद एक रैंडम इंसान को मार देगा। इस जबरदस्त कंफ्यूजन के बीच एक लड़का अपना दिमाग ठंडा रखकर सबको एक नई और डरावनी बात समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि जब हर बार एक इंसान को मरना ही है तो सबसे पहले बुजुर्ग लोगों को सेलेक्ट करना चाहिए। उसका कहना था कि बुजुर्ग अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा जी चुके हैं, लेकिन यंग जनरेशन के पास अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत से लोग इस बात का जोर से विरोध करते हैं, लेकिन जिंदा रहने की चाहत में ज्यादातर लोग इस बेरहम फैसले के लिए मान जाते हैं। फिर वोटिंग शुरू होती है और वहां मौजूद सबसे बुजुर्ग आदमी सबके सामने अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। बीप साउंड खत्म होते ही पल भर में उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। मौत के इस खौफनाक सिलसिले के बीच जब सब लोग बचने का कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब उनकी नज़र वहां फंसे हुए एक सोल्जर पर पड़ती है। सबको लगता है कि शायद उसे इस जगह के बारे में कोई सीक्रेट पता होगा, लेकिन सोल्जर सबको निराश करते हुए कहता है कि वो भी उनकी तरह इस जाल में फंसा हुआ है। ठीक उसी वक्त उसके पीछे खड़ा एक लड़का बताता है कि यहाँ आने से पहले की एक धुंधली सी याद उसे याद आई है। वो रोड पर ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ था और अचानक उसके आसपास सब कुछ अंधेरा हो गया। उसके बाद जब उसने आंखें खोली तो खुद को इसी रूम में पाया। उसकी बात सुनकर और भी कई लोग कहते हैं कि उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। इतने में फिर से बीप साउंड बजता है और सब मिलकर वोट देकर एक और बुजुर्ग इंसान को मार देते हैं। उसके बाद जब काउंटडाउन रुकता है तो वो लड़का अपनी बाकी कहानी बताना शुरू करता है। वो कहता है कि अंधेरा होने के बाद उसने खुद को एक स्पेसशिप जैसी जगह पर देखा था। फिर वो एक बहुत बड़े लाल रूम के बारे में बताता है, और उस रूम के फ्लोर पर बहुत सारे लोगों की लाशें पड़ी हुई थीं। अब इस सिचुएशन को देखकर उसे लग रहा है कि शायद वो असल में लाशें नहीं थीं, बल्कि उनकी तरह ही इस गेम में फंसे हुए लोग थे। उस लड़के की बात सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब सोचने लगते हैं कि क्या वो किसी एलियन स्पेसशिप में कैद हैं, या फिर कोई साइकोपैथ उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी फिर से वो खौफनाक बीप साउंड बजना शुरू हो जाता है। जिंदा बचने की चाहत में अंधे होकर सब एक एक करके बुजुर्ग लोगों की तरफ अपनी लाइट्स पॉइंट करने लगते हैं, और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने 4 बुजुर्ग लोगों की बेरहमी से मौत हो जाती है। इसके बाद सबकी नज़र एक टोपी पहनी हुई महिला पर जाकर रुक जाती है। उसे देखकर सबको लगता है कि शायद वो वहां की सबसे बुजुर्ग औरत है, लेकिन वो महिला सबको साफ साफ बताती है कि उसकी उम्र सिर्फ 42 साल है। दरअसल कैंसर के ट्रीटमेंट की वजह से वो अपनी असली उम्र से काफी ज्यादा बुजुर्ग दिख रही है। अब उसकी यह मजबूर हालत की बात सुनकर नीली जैकेट पहना हुआ एक लड़का हद से ज्यादा बेरहमी दिखाता है। वो सबको भड़काने लगता है और कहता है कि जब इस महिला को कैंसर है तो इसे पहले ही मार देना चाहिए। ये सुनकर वहां मौजूद एक डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि कैंसर होने का मतलब यह नहीं होता कि इंसान तुरंत मर जाएगा, लेकिन नीली जैकेट वाला लड़का किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उल्टा वो उस महिला को बुरी तरह जलील और बेइज्जत करना शुरू कर देता है। उस लड़के के इतने बेरहम और घटिया बर्ताव को देखकर वहां मौजूद बाकी सब लोगों की इंसानियत जाग उठती है। गुस्से में आकर सब एकजुट हो जाते हैं और इस बार वोट देकर उसी लड़के को मार देते हैं। दरअसल यहाँ हर इंसान दूसरों को मारकर खुद जितनी देर हो सके जिंदा रहना चाहता है, और धीरे धीरे लोग इस गेम की हर नई ट्रिक को भी समझने लगे हैं। इसके बाद कैंसर से पीड़ित वो महिला सबको समझाने की कोशिश करती है कि इस तरह एक दूसरे से नफरत करके कोई फायदा नहीं है, बल्कि बचने का एक ही तरीका है कि यह पता लगाया जाए कि उन सबको यहाँ कौन और क्यों लेकर आया है। वो सबको ये भी कहती है कि शायद उन सब में कोई कॉमन बात हो, इसलिए उसे ढूंढना चाहिए। उसकी बात सुनकर बैत नाम की एक महिला अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने बारे में बोलना शुरू ही करती है कि अचानक बीप साउंड बज उठता है और डोम तुरंत उसे मार देता है। यह अजीब मौत देखकर सब लोग मान लेते हैं कि शायद अपने बारे में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना मना है। शायद यही गेम का एक और रूल है, लेकिन सबकी यह सोच गलत साबित हो जाती है जब क्रैक नाम का एक आदमी अचानक बताता है कि उसके बिल्कुल पास खड़ी महिला असल में उसकी पत्नी है।
ये बात सुनते ही पूरे रूम का माहौल फिर से बदल जाता है। फिर एक और आदमी पूछता है कि क्या उनमें और भी कोई ऐसा है जो पहले से एक दूसरे को जानता हो। तब एक और आदमी बोलता है कि वो यहाँ मौजूद डॉक्टर को पहले से जानता है। मतलब ये 50 लोग पूरी तरह अनजान नहीं हैं। इसी तरह बातचीत के दौरान उन्हें पता चलता है कि वहाँ फंसा हुआ एक आदमी सिर्फ स्पेनिश बोलता है। तब उनमें से एक और आदमी ट्रांसलेटर बनकर उसकी मदद के लिए आगे आता है। पता चलता है कि वो आदमी एक मैक्सिकन है और वहाँ गैर कानूनी तरीके से रह रहा है। ये बात सुनकर कुछ लोग उसे बुरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। ठीक उसी वक्त वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो रॉन नाम के एक आदमी को पहचान लेता है और कहता है कि रॉन असल में एक खतरनाक गैंगस्टर है। कुछ दिन पहले उसने रॉन को गिरफ्तार किया था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मारता था। ये सब बातें सुनकर जब सब लोग उससे इसकी वजह पूछते हैं तो रॉन अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा पुलिस ऑफिसर को गाली देना शुरू कर देता है। एक वक्त पर वो बड़े घमंड के साथ सबके सामने कहता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को मार के उसने बिल्कुल सही किया था। उसकी इतनी खतरनाक और साइकोपैथिक सोच देखकर सब समझ जाते हैं कि वो कितना खतरनाक इंसान है। इसलिए जैसे ही अगला बीप साउंड बजता है, सब मिलकर रॉन को वोट देते हैं और डोम उसे मार देता है। इस तरह जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है वैसे वैसे लाशों की गिनती भी बढ़ती चली जाती है। तब जया नाम की एक लड़की सबको समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें अब रैंडम वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि पहले ये देखना चाहिए कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। लेकिन किसी इंसान के दिल के अंदर की अच्छाई और बुराई का फैसला करेगा कौन? इसी जबरदस्त कंफ्यूजन के बीच फिर से बीप साउंड बज उठता है और इस बार बेरहमी से वहां मौजूद इकलौती मुस्लिम महिला को मार दिया जाता है। सिर्फ उसके मजहब की वजह से लोग उसे टारगेट बना देते हैं। सिचुएशन इतनी ज्यादा अमानवीय हो जाती है कि उनमें से एक आदमी सीधा काले लोगों को टारगेट करने का घटिया प्रस्ताव दे देता है। हालांकि कई लोग इसका विरोध करते हैं, फिर भी कुछ लोग जातिवाद और भेदभाव का रास्ता चुनने की कोशिश करते हैं। ये सब देखकर स्पेनिश ट्रांसलेटर गुस्से से भड़क उठता है और जोरदार विरोध करता है। वो सबको याद दिलाता है कि अब तक जितने लोग मरे हैं उनमें से ज्यादातर काले लोग ही थे। उसकी यह बात सुनकर पुलिस ऑफिसर अपना असली चेहरा दिखा देता है। वो खुलेआम एक कट्टर रेसिस्ट की तरह बात करना शुरू कर देता है। वो काले लोगों के बारे में बहुत ही घटिया बातें करता है और दावा करता है कि गोरे लोग ज्यादा खूबसूरत होते हैं और उन्हें ही ज्यादा जीने का हक है। पुलिस ऑफिसर की इतनी घटिया सोच और रेसिस्ट देखकर सबकी आंखें खुल जाती हैं। सब समझ जाते हैं कि जो इंसान कानून का रखवाला है वही इतनी जहरीली सोच रखता है। इसलिए अगले काउंटडाउन में सब उसी को वोट देते हैं और डोम उसे भी मार देता है। अब इस रैंडम हत्या का विरोध करते हुए वहां मौजूद सोल्जर सबको समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि सिर्फ किसी की बातों के बेसिस पर उसकी जान ले लेना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन बाकी लोग उल्टा उससे पूछते हैं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बचने के लिए किस बेसिस पर वोट देंगे। तब एक महिला अपनी जान बचाने के लिए एक जबरदस्त आइडिया देती है। वो कहती है कि अगर सब लोग अपनी लाइट खुद अपनी तरफ ही पॉइंट करके रखें तो शायद किसी को शॉक नहीं लगेगा। सब लोग इस प्लान से सहमत हो जाते हैं और वैसे ही करते हैं। लेकिन सिस्टम को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। काउंटडाउन खत्म होते ही डोम अपने रूल के मुताबिक एक और जिंदा इंसान को मार देता है। इसके बाद वो लोग एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सब डिसाइड करते हैं कि हर कोई अपने बिल्कुल पास वाले इंसान को वोट देगा ताकि सबके वोट्स बराबर हो जाएं और टाई हो जाए। लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है और एक और जिंदा इंसान अपनी जान गंवा देता है। अब गेम का सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो चुका था। उन्हें हर हाल में वोट देना ही होगा और किसी ना किसी को मेजॉरिटी वोट मिलना जरूरी है। इसलिए मजबूरन वो फिर से नॉर्मल तरीके से वोटिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार एक अजीब सिचुएशन बन जाती है। एक आम आदमी और वो प्रेग्नेंट महिला दोनों के वोट्स बराबर हो जाते हैं। यानी कोइंसिडेंस से दोनों को सेम नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं। अब बचने के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना जरूरी था। अनबॉर्न बच्चे के बारे में सोचकर सबके दिल में उस प्रेग्नेंट महिला के लिए सिंपैथी आ जाती है। इसलिए आखिर में सब मिलकर उस आदमी को वोट देते हैं और डोम उसे मार देता है। ये सब देखकर एक आदमी सबके सामने एक बेरहम सच रखता है। वो कहता है कि अगर लोग इसी तरह इमोशन से फैसले करते रहे तो आखिर में सिर्फ वो प्रेग्नेंट महिला और उसका बच्चा ही बचेंगे। इसलिए अगर बाकी लोगों को अपनी बचने की चांस बढ़ानी है तो सबसे पहले उस महिला और उसके बच्चे को ही खत्म करना होगा। अगले राउंड में फिर से वोट टाई हो जाता है एक छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग महिला के बीच। इस सिचुएशन में किसी को समझ नहीं आता कि किसे मारा जाए। तब एक आदमी प्रस्ताव देता है कि क्या उनमें से कोई ऐसा है जो बाकी सबको बचाने के लिए अपनी मर्जी से अपनी जान देने को तैयार हो। और हैरानी की बात यह होती है कि एक एक करके 3 लोग सच में अपनी मर्जी से कुर्बानी देने के लिए आगे आ जाते हैं। फिर उन्हें वोट देकर मार दिया जाता है। इसके बाद सबकी नज़र सोल्जर पर टिक जाती है।
सब लोग उस पर प्रेशर डालने लगते हैं कि वो भी सबके लिए अपनी जान दे दे, क्योंकि दूसरों के लिए कुर्बानी देना ही एक सोल्जर की ड्यूटी होती है। लेकिन सोल्जर बहुत इमोशनल होकर मना कर देता है। वो कहता है कि किसी और वक्त होता तो वो हंसते हंसते अपनी जान दे देता, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि शादी के 7 साल बाद उसकी पत्नी मां बनने वाली है और उसका पहला बच्चा आने वाला है। मरने से पहले वो बस एक बार अपने होने वाले बच्चे का चेहरा देखना चाहता है। उसके बाद मर भी गया तो उसे कोई अफसोस नहीं होगा। सोल्जर की यह बात सुनकर सब लोग एक पल के लिए खामोश हो जाते हैं। सबकी आंखें नम हो जाती हैं और किसी के पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं बचते। मौत के इतने करीब आकर भी उनके अंदर की इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। गेम की इस बेरहमी से परेशान होकर एक आदमी अचानक कहता है कि शायद ये कोई गेम ही नहीं है, बल्कि यह उनके पापों की सजा है और खुद खुदा ने उन्हें यहाँ कैद किया है। लेकिन उसकी यह बात सुनकर टॉम नाम का एक आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। टॉम एक पक्का एथिस्ट था। वो बहुत ही तंज के साथ खुदा के वजूद को ही झुठला देता है। वो कहता है कि अगर खुदा होता तो इतना बेरहम कभी नहीं होता। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद धार्मिक लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। अगले काउंटडाउन में एक अजीब सिचुएशन बन जाती है। टॉम और एक लड़की के वोट्स बराबर हो जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए टॉम बहुत घटिया हरकत करता है। वो सबके सामने उस लड़की के कैरेक्टर पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। वो दावा करता है कि उस लड़की का अपने ऑफिस के बॉस के साथ अफेयर है और उसने उन दोनों को खुद अपनी आंखों से ऐतराजजनक हालत में देखा है। अपनी जान बचाने के लिए वो उस लड़की को बदनाम करता है और सबको उसे वोट देने के लिए भड़काता है। इतनी बेइज्जती सहकर वो लड़की फूट फूट कर रो पड़ती है। लेकिन टॉम की इस घटिया चाल को देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि वो कितना गिरा हुआ इंसान है। इसलिए इस बार सब मिलकर टॉम को वोट देते हैं और डोम उसे मार देता है। लेकिन गेम रुकता नहीं, क्योंकि हर 2 मिनट बाद किसी न किसी को मरना ही पड़ता है। कुछ ही देर बाद फिर से काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तब जेकब नाम का एक आदमी कहता है कि इस बार उन्हें उन लोगों को चुनना चाहिए जिनके पीछे कोई डिपेंड करने वाला नहीं है। ये बात सुनकर एक आदमी अपने पास खड़ी एक कम उम्र की दिखने वाली महिला को टारगेट कर देता है। उसे लगा था कि शायद उस महिला का कोई बच्चा नहीं होगा, लेकिन वो महिला बताती है कि वो शादीशुदा है और उसका 3 साल का एक छोटा सा बच्चा भी है। ठीक उसी वक्त वो आदमी एक हैरान कर देने वाली बात बताता है। वो कहता है कि वो उस महिला को पहले से जानता है और वो असल में एक लेस्बियन है। उसका दावा था कि शादीशुदा होते हुए भी लेस्बियन होने की वजह से वो समाज के लिए एक कलंक है और उसका बच्चा उससे सिर्फ बुरी चीजें ही सीखेगा। लेकिन उस आदमी की इतनी घटिया सोच को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। सब गुस्से में आकर उल्टा उसी को वोट दे देते हैं और डोम उसे मार देता है। इसके बाद अगले राउंड में एक बहुत ही दर्दनाक मंजर सामने आता है। इस बार वोट टाई होता है एक ऐसे लड़के और लड़की के बीच जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। किसी अजीब तरीके से दोनों इस मौत के खेल में फंस गए थे। मौत के सामने खड़े होकर दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। लड़का सबसे कहता रहता है कि उसे मार दो और उसकी लवा को बचा लो। दूसरी तरफ लड़की भी अपने प्यार की जान बचाने की भीख मांगती रहती है। उनकी इतनी सच्ची मोहब्बत देखकर सब लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि इन दोनों में से किसे मारा जाए, और इसी उलझन में काउंटडाउन खत्म हो जाता है। तब डोम किसी पर भी रहम नहीं करता। पल भर में एक जबरदस्त शौक से वो दोनों प्रेमी प्रेमिका एक साथ मर जाते हैं। इस दर्दनाक घटना के बाद रूम में मौजूद सब लोग गेम का एक और खौफनाक रूल समझ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि अगर कभी 2 लोगों के बीच वोट टाई हो जाए और अगले काउंटडाउन तक कोई उस टाई को ब्रेक ना करे तो सिस्टम किसी को भी नहीं बख्शेगा। मतलब दोनों को एक साथ मरना पड़ेगा। ये रूल जानने के बाद ट्रेविस नाम का एक आदमी पूरी तरह टूट जाता है। वो कहता है कि इस डेथ ट्रैप से अब किसी का भी जिंदा बचकर निकलना मुमकिन नहीं है। तभी एरिक नाम का एक लड़का लॉजिक लगाकर सबको एक और खतरनाक बात याद दिलाता है। उसका कहना था कि सबकी सिंपैथी की वजह से आखिर तक वो प्रेग्नेंट महिला ही जिंदा रहेगी। लेकिन जब गेम के एंड में सिर्फ 2 लोग बचेंगे तब एक नरक जैसी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि वहां मौजूद छोटी लड़की असल में उस प्रेग्नेंट महिला की अपनी बेटी है। एरिक सबको वार्न करता है कि अगर आखिर में मां और बेटी के बीच वोट टाई हो गया तो सिस्टम के रूल के मुताबिक दोनों को एक साथ मरना पड़ेगा। ये बात सुनकर एक बुजुर्ग आदमी सजेशन देता है। वो कहता है कि इस दर्द से बचाने के लिए अभी इसी छोटी लड़की को वोट देकर मार देना चाहिए। लेकिन उसकी यह बेरहम बात सुनकर सब लोग गुस्से में आ जाते हैं और उल्टा उसी को मारने की बात करते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो बुजुर्ग अपनी जिंदगी भर के अच्छे कामों का जिक्र करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे रूम के लोग 2 अलग ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप अपनी जान बचाने के लिए उस मासूम बच्ची को टारगेट करना चाहता था, जबकि दूसरा ग्रुप हर हाल में उस बच्ची को बचाना चाहता था। इसी बहस के बीच फिर से वो बीप साउंड बज उठती है। काउंटडाउन खत्म होते ही पता चलता है कि वोट टाई हुआ है उस बुजुर्ग और छोटी बच्ची के बीच। लेकिन उस बुजुर्ग का घमंड किसी को पसंद नहीं आया था।
इसलिए टाई ब्रेकर का मौका मिलते ही सब उसी को वोट दे देते हैं और डोम उसे मार देता है। लेकिन गेम की बेरहमी यहीं खत्म नहीं होती। अगले राउंड में वोट टाई होता है उस मासूम बच्ची और मैक्सिकन आदमी के बीच। जब कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए बच्ची को मारना चाहते हैं, तब वो मैक्सिकन आदमी जबरदस्त इंसानियत दिखाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर ऐसे ही वोटिंग चलती रही तो आखिर में वो बच्ची ही मरेगी। इसलिए वो उसकी जान बचाने के लिए खुद अपने सेफ सर्कल से बाहर निकलकर अपनी जान कुर्बान कर देता है। एक अनजान इंसान एक छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए हंसते हंसते अपनी जिंदगी दे देता है। इस स्वार्थी दुनिया में इतना निस्वार्थ इंसान भी उस रूम में मौजूद था। लेकिन इसके बाद गेम और भी घटिया मोड़ ले लेता है। अब लोग दो ग्रुप्स में बंट चुके थे। एक तरफ डेविड था जो अपनी जान बचाने के लिए प्रेग्नेंट महिला और उसकी बेटी को मारना चाहता था, और दूसरी तरफ एरिक था जो हर हाल में मां और बच्ची को बचाना चाहता था। डेविड की चालों की वजह से एरिक के ग्रुप के अच्छे लोग एक एक करके मरते चले जाते हैं। इसी मौके पर वो सोल्जर हिम्मत जुटाकर फिर से खड़ा हो जाता है। तब क्रैक नाम का एक आदमी अपनी कथित पत्नी को बचाने के लिए डेविड के ग्रुप में शामिल होने का नाटक करता है। लेकिन डेविड को उस पर शक हो जाता है और वो सीधा उस महिला से उसके पति का नाम पूछ लेता है। तभी सच सामने आ जाता है कि क्रैक को उस महिला का नाम तक नहीं पता। यानी सबकी सिंपैथी पाने के लिए क्रैक ने इतना बड़ा झूठ बोला था। ये सच सामने आते ही सब लोग उस धोखेबाज क्रैक को ही वोट दे देते हैं और डोम उसे मार देता है। इस तरह लगातार कंफ्यूजन और टाई ब्रेकर के बीच कई और लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इतना ही नहीं, एक आदमी अपनी आंखों के सामने इतनी बेरहम मौतें देखकर टूट जाता है और खुद ही अपने शकल से बाहर कदम रख देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब इस मौत के कमरे में सिर्फ 6 लोग बचते हैं। वो डेविड और एरिक की लीडरशिप में 3-3 लोगों के 2 ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। अब बचने के लिए डेविड एरिक के सामने एक ठंडे दिमाग से डील रखता है। वो कहता है कि इस राउंड में वो अपनी टीम से एक इंसान की कुर्बानी देगा और अगले राउंड में एरिक को भी अपनी टीम से एक इंसान देना होगा। एरिक ऊपर से इस डील के लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही एक मास्टर प्लान चल रहा था। उसे पता था कि डेविड की टीम का एक शांत आदमी कभी किसी को वोट नहीं देता। एरिक इसी बात का फायदा उठाता है और वोट्स को इस तरह सेट करता है कि छोटी बच्ची की जगह डेविड की टीम की वो महिला ही मर जाती है। अपनी ही चाल में फंसकर डेविड हैरान रह जाता है। इसके बाद एरिक की टीम मिलकर डेविड को भी वोट देकर खत्म कर देती है, और क्योंकि वो शांत आदमी किसी को वोट नहीं देता, सिस्टम उसे भी मार देता है। अब उस अंधेरे रूम में सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं, एरिक, वो प्रेग्नेंट महिला और छोटी सी बच्ची। ये बेरहम सच समझते ही प्रेग्नेंट महिला फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसके लिए अपनी मासूम बेटी और एरिक में से किसी एक को चुनना नामुमकिन था। तब एरिक उस छोटी बच्ची से कहता है कि बीप साउंड खत्म होने से बिल्कुल पहले दोनों एक साथ अपने सर्कल से बाहर कूद जाएंगे। मासूम बच्ची एरिक की बात पर यकीन कर लेती है और वक्त आने से थोड़ा पहले ही फ्लो पर कूद पड़ती है। अगले ही पल एक जबरदस्त इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। लेकिन यही मूवी सबसे बड़ा ट्विस्ट देती है। एरिक खुद उस बच्ची के साथ नहीं कूदता। इतना ही नहीं, वो अपनी लाइट सीधा प्रेग्नेंट महिला की तरफ पॉइंट करके उसे वोट दे देता है। अपनी बेटी को आंखों के सामने मरते देख चुकी वो महिला कुछ समझ भी नहीं पाती और अगले ही पल शॉक से उसकी भी मौत हो जाती है। यानी जिसे शुरू से सब लोग फरिश्ता समझ रहे थे, असल में वही एरिक इस पूरे गेम का सबसे बड़ा साइकोपैथ निकलता है। एक झूठ के जाल में फंसाकर वो बच्ची और उसकी मां दोनों को मरवा देता है। इस तरह सबकी इमोशन से खेलकर वो इस मौत के खेल का अकेला विनर बन जाता है। लेकिन जब एरिक अपनी जीत पर मुस्कुराता है, तभी एक और हैरान कर देने वाली बात होती है। रूम में और कोई जिंदा ना होने के बाद भी उसके खिलाफ एक वोट रजिस्टर हो जाता है। तब उसे समझ आता है कि यह वोट असल में प्रेग्नेंट महिला के पेट में पल रहे अनबॉर्न बच्चे की तरफ से आया है, क्योंकि गेम के सिस्टम के लिए वह भी एक जिंदा जान था। और अपनी जान बचाने के लिए एरिक तुरंत उस अनबॉर्न बच्चे के खिलाफ भी वोट दे देता है। और इसके तुरंत बाद पूरे रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं और एरिक बेहोश होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो खुद को धरती के बाहर किसी खुले मैदान जैसी जगह पर पाता है। वो आसमान की तरफ देखता है और एक बहुत बड़ा स्पेसशिप धीरे धीरे बादलों के पीछे गायब होता हुआ नजर आता है। ये सब देखकर एरिक अपने ख्यालों को झटकता है और आगे बढ़कर एक शहर की मेन रोड पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां जाकर वो देखता है कि उसकी तरह ही और भी सैकड़ों लोग खड़े हैं। दरअसल ये सब भी एरिक की तरह अलग अलग सर्कल्स के अकेला विनर थे, जो अपनी जान बचाने के लिए किसी न किसी तरीके से बाकी 49 लोगों की मौत का कारण बने थे। और इसी तरह वो यहाँ तक पहुंच पाए थे। लेकिन आखिर तक इस पूरे गेम का असली राज कोई भी नहीं समझ पाता। हो सकता है ये किसी एलियन का प्लान रहा हो। शायद एलियंस देखना चाहते थे कि इंसान अपनी इंसानियत, ज़मीर और फैसला लेने की सलाहियत का इस्तेमाल कैसे करता है, कैसे वो अच्छे और बुरे के बीच फर्क करता है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह छुपी हो।
लेकिन मूवी के एंड तक हमें इस राज का कोई भी पक्का जवाब नहीं मिलता।